हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं या फिर बोला जाए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत है। उसका जो है कुछ टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। चैप्टर है, आपको दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पर, नेशनलिज्म इन इंडिया, है कि नहीं। नेशनलिज्म इन यूरोप अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इस वाली क्रैश कोर्स में। पहले हम इंडिया के बारे में जानेंगे, फिर यूरोप के बारे में जानेंगे। वैसे पहले यूरोप के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर इंडिया से शुरू करेंगे। और इंडिया के नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना जो है हमारे देश के अंदर कैसे पैदा हुआ और ब्रिटिश किस तरीके से हमारे देश से धीरे धीरे गए और लास्टली हमने आजादी पाया, ठीक है। उन पूरे दौर को हम लोग एक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अगर देखो जनरली अगर हमारे देश में अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए नेशनलिज्म इन इंडिया को, तो भाई अगर देखा जाए तो हमारा जो संघर्ष है वो 200 सालों का रहा है कि नहीं। हाँ, इन जो अगर देखा जाए 17वीं सेंचुरी के आसपास जो है वो ब्रिटिश आ चुका था। अब उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कर वो हमारे कंट्री के सारी चीजों में इतना घुस गया ब्रिटिश कि हम लोगों को एक तरीके से पता ही नहीं चला कि कब कैसे कब क्या हो गया, है कि नहीं। जिसके वजह से जो है हमें अपने देश में लड़ाई लड़नी पड़ी और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना पड़ा। तो उन लड़ाई को या उन सारी चीजों को, उन सारे पहलुओं को एक एक कर देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो आज इसका नेशनलिज्म इन इंडिया का जो है फर्स्ट पार्ट है, तो आप लोग शानदार तरीके से देखिएगा, आप लोगों को मजा बहुत आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हमारा क्या क्या है जो टेबल पर हम लोग एक तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई? तो सबसे पहले डिस्कस होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके पहले कुछ हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो नेशनलिज्म इन यूरोप से, मतलब यूरोप से हम लोग किस तरीके से जो सीखे और वहां से हम लोगों ने एक नेशनलिज्म का भावना जो है वो कैसे जनरेट करा, ठीक है। तो उनके भी थोड़े से पॉइंट को हम लोग एक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे शुरुआत में, ताकि कनेक्शन दिख पाए। क्योंकि जब यूरोप में नेशनलिज्म हुआ तो उसका जो आग है वो पूरे विश्व भर, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक तरीके से निकल के आया और जिसका डायरेक्ट असर जो है भारत पर भी एक तरीके से पड़ा, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। उसके बाद डिफरेंट जो स्टैंड्स है विथ इंडियन जो मूवमेंट उसमें देखेंगे हम लोग उन सब सारी चीजों को। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्ट्राइड्स, मतलब क्या क्या कदम उठाया गया मूवमेंट से रिलेटेड, उनको हम लोग देखेंगे पूरा। जैसे डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके का दौर हमने देखा ना मूवमेंट का, कि पहले शुरुआत में कुछ मूवमेंट छेड़ा, फिर उसके बाद वो मूवमेंट बंद किया गया, फिर नया छेड़ा गया, फिर हमने उसको भी बंद किया, फिर धीरे धीरे कर कर एक रास्ता खुलता चला गया जिससे हमने आजादी को पाया, ठीक है। उसके बाद सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस किस तरीके से आया, वहाँ भारत माता की तस्वीर वगैरह में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और लास्टली हम लोग कंक्लूजन देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसी के साथ यहाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, जलियांवाला बाग देखने को मिलेगा। सारी चीजें जो है एक हम लोग सिंक्रोनाइज मैनर में पढ़ेंगे ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो नेशनलिज्म इन यूरोप जो लिंक है फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट से, सिंपल सी बात है। अगर कहीं पर भी अगर एक क्रांति के बारे में बात किया जाए, रेवोल्यूशन के बारे में, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के अलावा कोई दूसरा एग्जांपल नहीं मिलेगा तुमको जहां पर कोई रेवोल्यूशन कर कर अपने देश को आजाद किया। समझ रहे हो, मतलब क्रांति। क्रांति का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई कंट्री में रेवोल्यूशन लाया जाता है और रेवोल्यूशन के थ्रू जो है अगर आजादी लिया जाए तो एक तरीके से क्या होता है, वो आजादी बहुत लंबे समय तक याद रखा जाता है, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए नेशनलिज्म इन इंडिया जो लिंक है किससे, फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट एंड अ न्यू सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जहां पर अगर देखा जाए पूरे विश्व भर में या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक सेंस ऑफ क्या देखने को मिला, आइडेंटिटी, कि अपने देश की पहचान के लिए हम किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं और बड़े बड़े क्राउन को भी हम लोग पीछे छोड़ सकते हैं। इसका बेसिक सा मतलब ये है। उसके बाद अगर देखा जाए इन इंडिया टू, अगर देखा जाए नेशनलिज्म ग्रू एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो था, है ना, हमने खूब लड़ाई लड़ी भाई। और उसी से एक तरीके से हमारे देश के अंदर जो नेशनलिज्म का भावना, मतलब एक नेशनलिज्म का भावना मतलब भाई देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो निकल के आई कि भाई हम हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश पर ही यहाँ के कोई दूसरे लोग हैं वो एक तरीके से राज कर रहे हैं और हमें हुक्म दे रहे हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो एक तरीके से वो कुछ ज्यादा ही हो गया था शुरुआती स्थिति में। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश आया था यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी,
वो ट्रेड करने के लिए आई थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था कि आप जाओ भाई भारत और यहाँ के ट्रेड करो। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ऐसा हुआ कि वो यहाँ के सिस्टम में घुसना शुरू हो गया, जिसका जो इम्पैक्ट है वो बाद में देखने को मिलता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देती है कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही राज करने लगती है यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी खात्मा हो जाता है। बस ये बात याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश पर पूरे 1947 तक राज नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी था, जैसे कि अगर मान लो कि आज अंबानी है, ठीक है, अंबानी का कंपनी कौन है? रिलायंस है। अगर रिलायंस जो है वो म्यांमार चला जाए वहां ट्रेड करने के लिए, वहां धीरे धीरे उस म्यांमार को कंट्री को पूरा कब्जा कर ले और धीरे धीरे एक तरीके से वो अपनी वहां पर डोमिनेंस बढ़ाने लगे। बाद में जाके सरकार ने बोला भाई हटो यहाँ से। हाँ तो वो सब सारी नहीं, इंडिगो रिवोल्ट तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन जनरली यहाँ पर ये चीज है कि कोई कंपनी को कोई सरकार ने भेजा और वो उसकी दबदबा इतनी बढ़ गई कि उसको सरकार को खुद बोलना पड़ा भाई यहाँ से निकल ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, हम लोग खुद ही एक तरीके से राज करेंगे। उसको खुद ही राज किया लास्ट में। तो वो सब सारी चीजें इंडिगो को एक पर्टिकुलर चीज के लिए ना, कि कोई भी जैसे इंडिगो प्लांटर्स के लिए इंडिगो जो भी उगाया जा रहा था जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही थी, तो वो एक पर्टिकुलर चीज के लिए होगा। यहाँ पर क्या था, पूरा देश पर बात था ना, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमारा जो स्ट्रगल था वो अगेंस्ट कॉलोनियल रूल था। कॉलोनी बना के रखा था हम लोगों को, मतलब भाई एक कॉलोनी है, मतलब एक एक तरीके से एक ऐसा जगह बना दिया था जिसको रूल किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। कहां से? ब्रिटेन से। क्लियर? यहाँ पर आगे आते हैं। आगे, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, क्लासेस एंड कम्युनिटीज कम टुगेदर थ्रू देयर एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनिज्म एंड आइडिया ऑफ फ्रीडम वेयर नॉट ऑलवेज द सेम। लेकिन अगर देखा जाए धीरे धीरे, जैसे कि हमने साथ साथ मिलकर आए, बहुत सारी कम्युनिटी साथ में मिलकर आई और वहां पर हमने एक एकता बनाया, यूनिटी बनाया। लेकिन वो जो है वो आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था जितना हम यहाँ पर बोल देते हैं। तो एक तरीके से क्या बोला गया, फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। वो हमेशा कभी लोग घबराए, कभी लोग एक तरीके से पीछे हटे, फिर लोग आगे आए। तो उनको एक तरीके से एक बोला जाए एक सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस कराना एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, जैसे तो एक इंसान है गांव घर में, मान लो कि 4-5 लोग हैं, उसको दबा के रख रहे हैं, दबा के इन द सेंस कि उनको उसको कुछ फ्रीडम ही नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर वो बंदा वहां से कुछ भी सोचने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, है क्या? तो वही हमारे देश के लोगों के लिए था कि बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग एक तरीके से एक नए सिस्टम की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा काम आसान हुआ महात्मा गांधी जी के लीडरशिप की वजह से। अब महात्मा गांधी का लीडरशिप अगर देखने को लेगा, 1915 में वो कब आए थे? भारत आए थे, मतलब 1915 में वो भारत आए थे। उसके बाद उन्होंने एक तरीके से जो यहाँ पर हंगामा मचाया, हंगामा मचाया मतलब शांति से हंगामा मचाया, जिनके वजह से इनका रोल जो है अपने आप में हिस्टोरिकली बहुत जो है एक इम्पैक्ट डालता है। सोचो, ये ना तो संविधान लिखने में शामिल थे, तो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था उसमें भी शामिल नहीं थे। अगर 11th-12th में थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे या फिर हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको इसका इनका छाप देखने को मिलेगा। तो भाई इनका इतना बड़ा रोल था, खास करके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल व्यू से देख लो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अगर ये ना होते तो हो सकता था कि हम लोग बहुत जल्दी हो जाते, या हो सकता था कि हम लोग होते भी नहीं। तो दोनों पक्ष है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग बहुत जल्दी आजाद हो जाते हैं कि अगर इन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को बचाया होता तो हम लोग बहुत जल्दी आजाद हो जाते हैं। नहीं, ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज सोचोगे समझोगे तो आपको एक रीजन देना होता है, और वो रीजन दोगे तो उसमें दो चीज निकल के आएगी। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका रीजन हमेशा सही होगा, क्योंकि उस वक्त की कंडीशन क्या थी क्या नहीं थी वो सब लोग हम लोग एक तरीके से हिस्ट्री में पढ़ते ही है। ठीक है, तो अंडर द महात्मा गांधी लीडरशिप द कांग्रेस ट्राइड टू यूनाइट दिस ग्रुप्स इनटू अ कॉमन मूवमेंट। तो हम जो कांग्रेस है उसमें इकलौती पार्टी थी भाई। कांग्रेस ने किसके लीडरशिप में क्या करने का सोचा? ग्रुप करने का सोचा। बहुत सारे अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग जितने भी अलग अलग जो तबके में बटे हुए लोग थे, उनको एक कांग्रेस पार्टी ने जो है वो एक तरीके से यूनाइट करने का जो है वो बहुत प्रयास करा था। साथ ही साथ किससे मिलकर? महात्मा गांधी से। भाई आज कांग्रेस पार्टी हालत खराब है भाई, ठीक है, तो वो तो अलग बात है। लेकिन उस वक्त क्योंकि इकलौती पार्टी थी भाई, तो उसके अलावा कोई पार्टी नहीं थी, तो कोई चांस ही नहीं था, तो उनको ही वो काम करना था। और बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, तो ये बात है, समझ के चलना है। लेकिन मॉडर्न नेशनलिज्म अगर यूरोप में देखा जाए उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, या हमारा जो शिफ्ट है वो किस तरीके से देखा जा सकता है? तो अगर देखा जाए मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप में, सबसे पहली बात कि अभी मॉडर्न चीजों को अगर देखें, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट हुआ वहां पर,
अलग अलग तरीके से नेशन के जो फॉर्मेशन हुए एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग अ न्यू नेशन, और बहुत सारे नेशन, अलग अलग नेशंस को वहां बनाया गया। आइडेंटिटी मिला, बिलोंगिंगनेस मिला, चेंज द पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। एक लोगों को अपनापन का भाव जो है वो निकल के आया था भाई, कहाँ से, वहां से, कहाँ से, खास करके यूरोप वाले केस से। ठीक है, जो नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग पढ़ेंगे। न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, नए नए सिंबल्स और नए नए आइकन से वहाँ नेशनल एंथम, नए नए चित्र या फिर नए नए पिक्चर्स वगैरह के थ्रू जो है वो नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाई गई। तो वही चीज जो है हमारे यहाँ भी एक तरीके से घटता है। इसीलिए देखते हो कि पहले हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अभी नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं, तो यूरोप भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिंबल, आइकन, सॉन्ग्स एंड आइडिया दैट फॉर्स अ न्यू लिंक विद एंड रिडिफाइंड कम्युनिटी बाउंड्री, कि मतलब हर कम्युनिटी का एक बाउंड्री सेट किया गया। जैसे कि अगर आप नेल्सन मंडेला के केस में देखो तो वहां पर भी अगर अपार्थाइड मूवमेंट जब चलाया जा रहा था, गोरे और कालों के बीच में जो है भेदभाव किया जा रहा था, तो वहाँ गोरों के लिए अलग नेशनल एंथम था और कालों के लिए अलग नेशनल एंथम था। तो एक तरीके से देखते हो कि कितना हमारा डीप रूटेड, अगर देखा जाए कोई आके यहाँ कॉलोनी बसा लेता है तो वो हमारे अंदर नसों में घुस जाता है। उनसे बाहर निकलना और एक नई आइडेंटिटी बनाकर चलना यूरोप में बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज सीखा। एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक दिन में कभी भी आजादी मिलता नहीं है। अगर एक देश को अपनी अलग पहचान बनाना, जैसे बोलते हैं ना कि अगर करियर में यार तुम्हें कोई ढंग का करना है, एक करियर, एक अलग पहचान बनाना है समाज में, तो कितने साल लग जाते हैं, पूरा जीवन लग जाता है किसी को कि एक अलग पहचान बनाने का, है कि नहीं। कितने क्रिकेटर हैं जो जिनका एक बहुत अलग पहचान है भाई, बहुत कम क्रिकेटर हैं जो एक बहुत अलग तरीके का आइडेंटिटी निकल के आते हैं। जैसे धोनी है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, गवास्कर है, कोहली है, ठीक है, रोहित शर्मा है। तो ये सब सारे लोग बहुत एक तरीके से लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद है वो आए। तो सोचो एक देश के बारे में बात है, तो कितना बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। जिस तरीके से यूरोप में एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा, ठीक है, शुरुआत में कुछ आजादी मिल गई, फिर बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, फिर उसके बाद फिर लफड़ा शुरू हो गया। तो वो सब सारी चीजें, ठीक है, वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन मोस्ट कंट्री, और सारे कंट्रीज में देखा जाए तो लॉन्ग प्रोसेस रहा है अपने देश को एक तरीके से आजाद कराने में, एक देश को एक अच्छे पैगाम तक पहुंचाने में। ठीक है, तो आई होप सो बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा समझ में आ गया होगा किस तरीके से नेशनलिज्म जो है एक देश के लिए काम करता है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग पहले क्या देखेंगे कि भाई इवेंट कैसे कैसे रहा, फिर एक एक कर तो हम लोग देखेंगे। ये वाला चार्ट तो बिल्कुल भी रट जाना। सबसे पहली बात कि अगर देखा जाए 1915 में हमारे हमारे देश में कौन आया भाई, महात्मा गांधी का रिटर्न होता है। तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, एंड इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और सत्याग्रह का जो आइडिया था कि सत्य के राह पर चलेंगे भाई हम लोग, ठीक है, नॉन वायलेंस के तरीके से, बिल्कुल भी वायलेंस नहीं करेंगे। तो उन सब सारी चीजों का कॉन्सेप्ट कहाँ देखने को मिलता है, 1917 में क्या है भाई, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह अभी आप लोग देखेंगे, खेड़ा वाला भी देखेंगे, ठीक, गुजरात वाला भी केस देखेंगे। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह बहुत बार पूछा गया। तो गांधी जी लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटर्स इन बिहार। तो बिहार से इन्होंने सबसे पहली बार शुरुआत करी थी अपनी सत्याग्रह की लड़ाई। क्लियर। उसके 1919 में आगे चलकर देखेंगे हम लोग कि रॉलेट एक्ट आ गया था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ था। जो रॉलेट एक्ट क्या आया था भाई कि कोई भी अपने मनमर्जी के हिसाब से जो है वो एक तरीके से एक ग्रुप नहीं बना सकता है, वो वहां पर कोई भी चीज भाषण नहीं दे सकता है, मतलब एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं कर सकता है, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है। हाँ मतलब, तो वो जलियांवाला बाग था। जनरल डायर नहीं, जनरल डायर तो जलियांवाला बाग केस में, रॉलेट एक्ट में जो था, हाँ, जो रॉलेट एक्ट की वजह से ही जो मूवमेंट हो रहा था वहां पर एक तरीके से लोग सब जमा हुए थे और वहां पर चीजें कर रहे थे, जिसकी वजह से जनरल डायर ने बाद में गोली चलवाई, वो तो अलग बात है। लोगों को पता ही नहीं। हाँ, वो तो अभी हम लोग देखेंगे उसको आगे। हाँ बताइए, कहाँ का, ब्रिटेन का, ठीक है। आगे, प्रोटेस्ट इरप्टेड अगेंस्ट द रेप्रेसिव रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट की वजह से 100 वर किल्ड बाय द ब्रिटिश फोर्स इन अमृतसर, ठीक है, तो अमृतसर में ये मारे गए थे। उसके 1920 में फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था भाई, ठीक, गांधी जी ने लॉन्च करा था, और उसमें बाइकॉट क्या किया गया था भाई, ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन को और उनके गुड्स को, उनके सामानों को भाई, कि हम लोग ब्रिटिश के सामानों को एक तरीके से नहीं उपयोग करेंगे, ठीक है। फिर 1930 1930 में सॉल्ट मार्च इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, जहां पर गांधी जी ने मार्च करा था दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। उसमें सॉल्ट के ऊपर भी जो टैक्स लगाया गया था, सोचो नमक के ऊपर भी टैक्स हम लोग को देने पड़े, तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरीके शर्मिंदगी की बात है भाई, कि हमारे नाम एक इंडियन ओशियन, सोचो इंडियन ओशियन है, 5 ओशियन है, उसमें से एक ओशियन का नाम इंडियन ओशियन है,
जो हमारे देश के नाम पर पड़ा है। कोई ऐसा ओशियन नहीं है जो किसी देश के नाम के ऊपर पड़ा हो। इकलौता इंडियन ओशियन है जो कि किसी देश के नाम पर ओशियन का नाम पड़ा है कि नहीं। तो ये चीज है। तो वहां पर मास प्रोटेस्ट हुआ भाई वहां पर, तो वो भी चीज देखेंगे हम लोग। 1931 में फिर गांधी इरविन, फिर जब बहुत सारी चीजें होने लगी तो इरविन जो है उन्होंने एक तरीके से बुलाया कि भाई आ यार बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद वो जाते हैं गांधी इरविन, वहां पर भी बातें जो है एक तरीके से नहीं हो पाती हैं। 1942 में फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की भाई अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो यहाँ से क्विट करके आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो एक संकेत दे दिया गया था, एक बिगुल फूंक दिया गया था कि भाई यहाँ से छोड़कर जाना ही पड़ेगा। उसके 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, फिर 1947 में आपको देखने को मिलेगा पार्टीशन होता है और पाकिस्तान अलग बन जाता है। ठीक है, माउंटबेटन प्लान के तहत, माउंटबेटन एक प्लान होता है, जो माउंटबेटन उस वक्त के जो वाइसरॉय रहते हैं वो एक तरीके से प्लान लेके आते हैं और इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन वहां पर देखने को मिलता है। और उसी दिन से जो है इंडिया का फॉर्मेशन हो जाता है और 15 अगस्त को हम अपनी आजादी मनाते हैं। ठीक है, तो ये बात है जो कि 14 अगस्त को कौन मनाता है, पाकिस्तान मनाता है। ठीक है, तो ये पूरा एक आपको कम से कम मिनिमम इतना तो पता होना चाहिए। यहां से आपको डायरेक्टली 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसी स्लाइड से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। देख रहे हो कहां से हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से शुरू कर रहे हैं और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम लोग को आजादी मिल जाती है। अभी एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारे देश में जो नेशनलिज्म की भावना है वो कैसे जगी। ठीक है, तो वो चीज देखना जरूरी है। तो नेशनलिज्म इन जो एक तरीके से इंडिया है वो कैसे जगी भाई, पहले की एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुआ। क्या हुआ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, मतलब कॉलोनी के खिलाफ मूवमेंट चलाए गए, जिसके तहत जो है एक तरीके से लोगों को ये पता चला कि हाँ भाई ब्रिटिश जो है हमारे खिलाफ एक तरीके से बहुत अत्याचार, या हमारे खिलाफ बहुत अत्याचार कर रहा है। सिंपल सी बात है, मतलब द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया वाज क्लोजली लिंक्ड विद द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, कि कॉलोनियल के स्ट्रगल की वजह से ये सब देखने को मिला। यूनिटी थ्रू स्ट्रगल, अब इस स्ट्रगल से क्या निकल के आया लोगों के बीच में, एकता, यूनिटी निकल के आया कि भाई लोगों के अंदर धीरे धीरे एक दूसरों से जुड़ना शुरू किया। और जब जुड़ना शुरू करते हैं तो एक मास पॉपुलेशन जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गया। अब जिसके वजह से हम लोग एक तरीके से यूनाइट होकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ पाए। तो देख रहे हो कि हमने कहां से शुरू करा था, एंटी कॉलोनिज्म स्ट्रगल से। जैसे स्ट्रगल स्ट्रगल पर आए, स्ट्रगल से एक यूनिटी की भावना जो है वो निकल के आई, मतलब पीपल बिगैन टू डिस्कवर अ शेयर्ड यूनिटी थ्रू द फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। जैसे जैसे सब लड़ने लगे, अब सोचो सबकी लड़ाई के कारण एक है तो यूनाइट क्यों ना हो। जैसे पार्टी रहता है कोई, जो 4-5 पार्टी है वो भाई बीजेपी के खिलाफ है, मान लो कि उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो वो सब सारे साथ में आके गठबंधन बना लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर लोगों का गठबंधन, मतलब लोग यूनाइट होना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके शेयर्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, द एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन अंडर द कॉलोनिज्म क्रिएट अ कॉमन बॉन्ड अमंग द वेरियस ग्रुप। और जिस तरीके से उनको दबाया जा रहा था, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, उनकी वजह से छोटे छोटे जो ग्रुप के लोग थे वो अपना अपना एक अलग अलग गुट बनाने लगे। और जब गुट बनता है तो अपने अपने तरीके से सब लड़ने लगे। एक बंदा अगर मान लो इलेक्शन में सिर्फ एक बंदा ही सबके लिए प्रचार करे तो इलेक्शन जीता जा सकता है, नहीं ना। अपने अपने लेवल पर सबको प्रचार करना होगा, लीडर तो है ही है, तो वो जरूरी होता है। तो वहां से एक तरीके से शेयर्ड ऑपरेशन, मतलब सब लोगों का जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ था उन चीजों को फिर से एक तरीके से सब लोगों को जोड़ा और एक अलग अलग गुट बनाने में मदद किया। फिर वेरिएड एक्सपीरियंस, डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स एक्सपीरियंस है कॉलोनिज्म इन डाइवर्स वेज एंड हैड अ डिफरेंट आइडियाज अबाउट अ फ्रीडम। उसमें से भी बहुत सारे कुछ लोग जो थे उन्होंने अलग अलग चीजों का फीलिंग करा। किसी का हो सकता है ब्रिटिश के साथ रिलेशन अच्छा रहा होगा, किसी के साथ थोड़ा खराब रहा होगा, किसी का बहुत खराब रहा होगा एक्सपीरियंस, सबका तो एक जैसा एक्सपीरियंस होता नहीं है। उस तरीके से धीरे धीरे हमारे देश में नेशनलिज्म का ग्रोथ जो है वो देखने को मिला। अगर आ जाएगा कि एक क्वेश्चन आ गया क्या कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे हुआ या किस तरीके का जो मेन पॉइंट है आप बताइए भाई, तो अब ये 4 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि मैंने आपको एक पीपीटी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे अगर देखो थोड़ा सा, तो कांग्रेस एंड महात्मा गांधी, जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस एक लौती पार्टी थी भाई। कांग्रेस और महात्मा गांधी, मतलब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसको लीड करके कौन चल रहे थे भाई, लीडिंग बाय द महात्मा गांधी। तो जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक तरीके से लीड किया इस पूरे मूवमेंट को शुरुआती दौर से 1915 के बाद से। तो फॉर्जिंग यूनिटी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको आईएनसी भी बोला जाता है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
अंडर द महात्मा गांधी अटेम्प्टेड टू यूनाइट दिस डाइवर्स ग्रुप इनटू अ वन मूवमेंट। कि भाई अगर हम लोग सब अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, जब तक साथ में नहीं आएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लोग क्या थे, बटे हुए थे, क्योंकि जो ब्रिटिश का मेन पॉलिसी ही क्या था, डिवाइड एंड रूल। सिंपल सी बात है कि लोगों को तोड़ो और उस पर रूल करो, यही कॉन्सेप्ट था। तो ये बहुत पहले ही एक तरीके से गांधी जी भाप लिए थे कि अगर वो लोग जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, अगर वो साथ में नहीं आएंगे तो हमारा देश कभी भी आजाद नहीं हो सकता। तो इनका जो काम था वो ये था कि कांग्रेस के साथ मिलकर, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो हर जगह पर, हर प्लेस पर फैली हुई थी, तो अगर ये पार्टी हर जगह से लोगों को एक साथ लाए, तो यूनाइट कर दे, तो फिर एक वो यूनाइट वाले लोग जो यूनिटी के साथ जो एक मास मूवमेंट क्रिएट किया जा सकता है, क्या, मास मूवमेंट। और उस मास मूवमेंट से हम लोग बहुत बड़ा जो दबाव है, दबाव जो है वो बना सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, और यही काम जो है काम आया। अभी भी यही होता है भाई। अगर सरकार पर कुछ फैसले पर, अगर सरकार का कुछ फैसला आता है, ठीक है, मान लो, और सरकार को लग रहा है कि ये गलत है, तो दो चार लोगों के प्रोटेस्ट से हो जाएगा क्या, नहीं ना। उसमें क्या होगा कि आपको एक तरीके से बहुत सारे ग्रुप ऑफ द पीपल साथ में आने पड़ेंगे, प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, तब सरकार वो कानून वगैरह वापस लेती है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, चैलेंजेस भी थे भाई। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी वाज नॉट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल सी बात है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन आखिरकार जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा और साथ ही साथ गांधी जी के द्वारा, और उन्होंने एक तरीके से साथ मिलकर जो है चीजों को एक तरीके से आगे ले गए। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस और महात्मा गांधी का भी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है शुरुआती दिनों में, जब हमारा देश आजादी की ओर अग्रसर हो रहा था या आजादी की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, अब हमारा हिस्टोरिकल फोकस क्या है, हिस्ट्री क्या बताता है हमें। तो एक हमें समझ में आ गया कांग्रेस और उसका क्या रिलेशन है भाई आजादी में से, और ऊपर समझ में आ गया हमें क्या, कि नेशनलिज्म इन इंडिया का क्रिएशन किस तरीके से हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हिस्टोरिकल जो फोकस पॉइंट है वो क्या है। अगर 1920s में देखा जाए, 1920s एंड बियॉन्ड, द चैप्टर कंटिन्यूज द नैरेटिव फ्रॉम 1920s। ये जो चैप्टर उसमें 1920 से एक तरीके से स्टार्ट करता है, लेकिन जो चीजें हैं उसके पहले से ही स्टार्ट हो गई थी 1915 से ही ना, जब से गांधी जी एक तरीके से आए, तो वहां का टाइमलाइन से हम लोगों को लेके चलना है। ठीक है, फोकसिंग ऑन द नॉन कॉपरेशन, जैसे फोकस किया गया नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू। अगर देखा जाए कांग्रेस का रोल भी, एग्जामिनेशन, हाउ द कांग्रेस सोच टू डेवलप द नेशन मूवमेंट, कि कांग्रेस ने कितना सहयोग करा नेशन के मूवमेंट को चलाने में। क्लियर। फिर दूसरा सोशल ग्रुप पार्टिसिपेशन, जितने भी सोशल ग्रुप थे उनको एक तरीके से कैसे एक साथ जोड़ा गया और साथ में लेके चला गया, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। कहाँ पर, अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद कैप्चरिंग इमेजिनेशन, एक्सप्लोरिंग हाउ द नेशनलिज्म कैप्चर्स द इमेजिनेशन ऑफ इंडियन पीपल, कि बहुत सारे इमेज, बहुत सारे सॉन्ग्स कैसे हमारे देश को एक तरीके से जोड़ने का काम किया। तो ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स में हम लोग पूरे चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कि चलेंगे। 1920 से बात किया गया, लेकिन हम लोग फोकस किस पे करेंगे, देखो ये चीज पहले पढ़ते हैं उसके बाद फिर इधर आते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म इमेजिनेशन, चलो इमेजिनेशन देख लेते हैं पहले। अगर इमेजिनेशन के बारे में बात किया जाए, ये छोड़ो पहले इसको देखो, ये देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ भाई, 1914 से लेकर 1919। अब देखो समझो, यहां से चीजों को समझते चलना। 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो देखने को मिलता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक, लेकिन 1919 तक वो एक तरीके से साइन होता है लास्टली। दूसरा वर्ल्ड वॉर कब होता है भाई, 1939 से 1945। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब है, 1939 से 1945। इसका सीधा सा मतलब क्या देखने को मिलता है, तो इस वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हम लोग एक तरीके से आजाद हो जाते हैं। तो सोचो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो उसके वजह से मेन इंपैक्ट क्या पड़ा था हमारे देश के ऊपर, बहुत सारे इंपैक्ट पड़े थे। अब चूंकि उस वक्त जो सबसे ज्यादा पैसा किसी कॉलोनी से अगर जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, वो जा रहा था भारत से। तो जब वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति बता रहा हूं, वहां पर जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसकी वजह से देखने को मिलेगा प्राइसेस बहुत सारी चीजों का एक तरीके से इंक्रीज हो गया, और उसके वजह से लोगों को एक तरीके से जो भी सामान मिल रहा था हमारे देश में वो बहुत हाई प्राइस पर मिल रहा था, जिसके वजह से क्या हो गया कि लोगों को एक तरीके से भूखा रहना पड़ा। ठीक है, और लोग भूख से बहुत मरे भी थे। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि जो 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके वजह से हमारे देश में चीजों का प्राइस क्या हो गया था, बहुत बढ़ गया था,
दूसरा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। अब जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया मतलब खर्चा खाने पर नहीं किया जा रहा था, क्या किया जाता है, या तो उस खाने पर जो कि हम सोल्जर को फीड कर रहे थे उसमें जा रहा था, या फिर जो है इक्विपमेंट्स खरीद रहे थे, वो गोला बारूद खरीद रहे थे ताकि वो जो है वो जंग को जीत सके। ठीक है, तो ये चीज थी। इंक्रीजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग, जो मिलिट्री के स्पेंडिंग को बढ़ाया गया जिसके वजह से हमारे देश में खाने की कमी हो गई। और साथ ही साथ जो है क्रॉप फेलियर, मतलब यहाँ पर जो उतना बारिश वगैरह भी नहीं हुआ उस टाइम पीरियड में, जिसके वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी भी उस तरीके से नहीं हो पाई। और खेती बाड़ी नहीं हुई उसके वजह से क्या हुआ भाई, अनाज उगा नहीं, और अनाज उगा नहीं तो ब्रिटिश ने कभी लाके यहाँ दिया नहीं लोगों को, जिसके वजह से फेमाइन इन मल्टीपल रीजन, भूखमरी जो है वो एक तरीके से फैल गई थी। तो उसके बाद क्या है, फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा था गांव के लोगों को, या फिर जो देखो यहाँ पर रूरल कॉन्स्क्रिप्शन फॉर द आर्मी, देख रहे हो कि मतलब रूरल एरियाज में जा जाकर लोगों को क्या किया जा रहा था, जबरदस्ती कहां पर, आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। और सबसे आगे इंडियन लोगों को ही रखा जाता था, तो मतलब सबसे ज्यादा लोग अगर मारे गए हैं कोई अगर ब्रिटिश आर्मी में से, तो इंडियन आर्मी थे, एक तरीके से ब्रिटिश के लिए लड़ते हुए मरे हैं। सोचो, तो एक तरीके से ये सब सारी चीजें कहाँ देखने को मिलता है, ये सब हो रहा था जब हम लोगों ने एक तरीके से मूवमेंट अपना उतने अच्छे तरीके से शुरुआत भी नहीं करा था। ठीक है, तो चीजें यहाँ देखने को साफ मिलती हैं। आगे देखा जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन, इसको देखेंगे भाई। तो फर्स्ट मूवमेंट खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन इन द ईयर आफ्टर 1919, जब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद नेशनल मूवमेंट इन इंडिया विटनेस द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। जैसे ही 1900 देखने को मिलेगा 14 से 18 के बीच में जो वॉर हुआ उसमें हमने बहुत सारी चीजों को फेस करा। एक तो भाई हाई प्राइस, चीजों का प्राइस जो था वो हाई हो गया था, ठीक है, चीजों का दाम। उसके बाद देखा जाए क्रॉप फेलियर हुआ भाई, क्रॉप फेलियर मतलब जो क्रॉप था, जो खेती बाड़ी था वो पूरा खत्म हो चुका था। डिफेंस पर खर्चा जो है वो एक तरीके से बढ़ा दिया गया था, जिसके वजह से यहाँ पर दिक्कत परेशानी हो रहा था, पैसा खत्म हो गया था। और चौथा चीज क्या था भाई, जबरदस्ती किया जा रहा था, आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था, फोर्स्ड 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 वे में, फोर्स्ड आर्मी रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको भर्ती करना, और फोर्सफुली किया जा रहा था, जिसके वजह से लोग परेशान हो गए थे, हताश हो गए थे। तो 1919 के बाद से जब ये खत्म हुआ, 1919 में जब पैक्ट साइन हुआ, उसके बाद जो है 1919 के बाद से हमारे देश में नेशनल मूवमेंट अपनी अलग रफ्तार पकड़ ली। और 1919 से कहानी शुरू होता है नेशनलिज्म इन इंडिया का, और भी शानदार तरीके से, विद द मूवमेंट स्प्रेडिंग टू अ न्यू एरियाज इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू सोशल ग्रुप। और उसी तरीके से नए नए सोशल ग्रुप, नए नए सामाजिक ग्रुप जो है वो बनना शुरू हुआ, एंड अडॉप्टिंग अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और एक नई तरीके का स्ट्रगल जो है वो निकल कर आया, जो ब्रिटिश के समय जो था उससे तो अच्छा ही था कि हम किसी के कब्जे के अंदर थे। अब तो भाई अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, एक तरीके से ऐसा बात हो गया था। उसके बाद दिस डेवलपमेंट कैन अंडरस्टूड बाय एग्जामिन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अभी सारे फैक्टर्स देखेंगे, सारे इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, क्या क्या एक तरीके से हुआ भाई। तो एक एक कर फैक्टर को देखेंगे जिसके वजह से जो है वो मूवमेंट शुरू हुआ। सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन पोस्ट वॉर कैसा था। इकोनॉमिक एंड कौन सा, दोनों सिचुएशन, कौन सा, इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन। पोस्ट मतलब क्या है, पोस्ट वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हमारे देश में किस तरीके का स्थिति था, क्या चीज, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ठीक है, तो सबसे पहले द वॉर लेड सम मैसिव इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस के एक्सपेंडिचर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दिया गया, जिसके वजह से फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन एंड इंक्रीज टैक्सेस इंक्लूडिंग द रेज्ड कस्टम्स ड्यूटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। तो अगर देखो जो लोगों के इनकम के ऊपर टैक्स, मतलब जो भी ये खर्चा कर रही थी ब्रिटिश, वो किसकी वजह से कर रही थी, हमारे देश के लोगों से टैक्स को वसूल कर, और अलग अलग तरीके से टैक्स लगा रही थी, अलग अलग तरीके से टैक्स लगा रहे थे। मतलब चीजों का दाम महंगा महंगा कर करके हमारे से पैसा ले लेके वो अपना गोला बारूद मतलब खरीद करके वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक तरीके से इसका सीधा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा था, हमारे देश के लोगों पर। लड़ाई तो आप अपने देश के वजूद के लिए लड़ रहे हो भाई, और उसमें घाटा किसका हो रहा था, हमारे देश का हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ कि नहीं, कि हमारा पैसा जो है हमारे देश के लोग यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो पैसा कहीं और ले जा रहा है। तो ये एक इकोनॉमिक जो इफेक्ट देखने को मिलता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर। प्राइस जो था वो डबल हो गया, देख रहे हो, मतलब जो चीज अगर मान लो कि 2 रुपया में मिलता होगा उस वक्त, वो आपको 5 रुपया में या 4 रुपया में देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितने कितने बीच में, 1913 से लेकर 1918 के बीच में।
तो हर एक चीजों का जो प्राइस था वो डबल हो चुका था। एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ कॉमन फॉर द कॉमन पीपल, और एक बहुत एक दुख का घड़ी था खास करके कॉमन पीपल्स के लिए। और उसके बाद फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, अभी बताया मैंने। इन रूरल एरियाज लेड टू द वाइड स्प्रेड एंगर, कि लोगों के अंदर गुस्सा फूट फूट के भर गया। तो ये क्या, पॉलिटिकल सिचुएशन भी खराब हो गया था भाई वहां पर, क्योंकि आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, फोर्सफुली लोगों को अपने आर्मी में शामिल कर रहे हो जो होना नहीं चाह रहे हैं। तो एक तरीके से पहला सिचुएशन देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ देखा अभी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे आएगा। लेकिन जो ये सब डेवलपमेंट हुआ, मूवमेंट का डेवलपमेंट, वो शुरुआती स्थिति में किसका देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। दूसरा जो सिचुएशन हुआ वो तो क्या था हमारा, क्रॉप फेलियर एंड फेमाइन, ठीक है। क्रॉप का फेलियर हुआ, फेमाइन आया, भूखमरी फैला, जिसकी वजह से लाखों लोग जो हैं वो एक तरीके से मरे। तब और जो है लोगों ने अपनी परिवार को खोया, और उस परिवार को खोने के बाद जो है वो एक तरीके से लोगों के अंदर और भी गुस्सा आ गया। तो अगर देखा जाए 1918, 1919 और 1920, 21 में क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो है वो बारिश नहीं हुआ, अब बारिश नहीं हुआ, ज्यादातर उस वक्त खेती होती थी वो बारिश पर ही निर्भर करती थी। अब क्या हुआ कि वहां पर एक तरीके से खराब हो गया, रिजल्टिंग इन अ सीवियर फूड शॉर्टेज, जिसके वजह से फूड का जो है शॉर्टेज देखने को मिला। अब फूड का जब शॉर्टेज हो गया, एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक अकम्पेनिड दिस फेमाइन। अगर देखो फेमाइंस, तो अगर देखने को मिलेगा तो बहुत सारे जो बीमारी है वो एक तरह से फैल गई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोरोना क्या है, पैंडेमिक है। तो पैंडेमिक से पहले वाली स्थिति को हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं, एपिडेमिक के बाद पैंडेमिक आता है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे लोग मरे, मतलब बीमारी फैलने लगा भाई। अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, अगर 1921 के सेंसस से देखा जाए तो 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक, कि मतलब उस महामारी से या फेमाइन, भूख से कितने लोग मरे थे भाई, 12 से 13 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख होता है, एक मिलियन 10 लाख, तो मतलब जो है एक तरीके से 13 मिलियन है, तो कितना हो गया, 13 लाख हुआ। वंस टेंस 100,000, यहाँ तो कितना, 1 करोड़ 30 लाख, मतलब करीबन करीबन आपको देखने को मिलेगा, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास लोग जो थे किसकी वजह से मरे, बीमारी की वजह से, या फिर खाने की कमी की वजह से, भूखे भूखे लोग मर रहे थे। इसी वजह से तो देखने को मिलता है कि हम देखा था डेवलपमेंट के चैप्टर में, 1947 आते आते हमारे देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो थी, हमारे देश के लोग जो जिंदा रहते थे वो 37-38 साल, 40 साल तक हार्डली हार्डली जिंदा रहते थे, उसके पहले ही मर जाते थे। हाँ, ये स्थिति हो गई थी हमारे 1947 आते आते। तो क्योंकि अब जब खाना ही नहीं दिया जाएगा तो उसके आहार नहीं बनेगा तो जल्दी मरेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। ये स्थिति थी। सोचो, पीपल होप्ड दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर। उन्होंने सोचा कि भाई वॉर खत्म हो जाएगा तो एक तरीके से हमारा जो ये सब जो तंगी है वो सब खत्म हो जाएगा, और एक तरीके से खाना वगैरह उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ब्रिटिश जो है वो उसको घाटा हो गया भाई, क्योंकि कभी भी कोई वॉर लड़ता है, वॉर लड़ने के बाद क्या होता है, उसका पर्स खाली। अब पर्स खाली के बाद वो पर्स भरने की कोशिश करेगा ना फिर ब्रिटिश, तो फिर वो क्यों देगा भाई आपको एक तरीके से अनाज, तो वहां पर अपनी भरने की कोशिश करने लगे वो लोग। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड, और यहाँ पर नए लीडर्स आने लगे, बहुत अलग अलग जोन से, अलग अलग एरिया से, एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल फॉर नेशनल मूवमेंट। और उन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से अलग अलग तरीके से मूवमेंट जो है वो लड़ा जाए अब, क्योंकि अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे, जब आपका बच्चा भूखे मरेगा तब लड़ोगे क्या। तो एक तरीके से यहाँ से चीजें जो है वो और भी खराब होते चले गई। अगर इसको थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट, तो ये सब सारी चीजों की वजह से मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा और तेज हो गया भाई, और लोगों ने एक तरीके से साथ देने लगे भाई मूवमेंट पे, ठीक है। एंड दिस डेवलपमेंट हैड सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर द नेशनल मूवमेंट एज दे लीड द एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट टू द न्यू एरिया, और जिसकी वजह से धीरे धीरे कर नए नए एरियाज में मूवमेंट शुरू हो गया। जैसे देख रहे हो ये पैंडेमिक और हंगर के पीरियड में इस तरीके से महिलाओं की स्थिति थी, बच्चे किस तरीके से भूखे मर रहे थे, उनका एक भी एक तरीके से मतलब थोड़ा सा भी खाना, एक टाइम का खाना भी एक तरीके से नसीब नहीं होता था, जिसके वजह से ये सब सारे जितने मूवमेंट हुए, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, चाहे उसके पहले जो भी मूवमेंट हमारे देश में चलाए गए, अभी एक एक करके मूवमेंट को पढ़ेंगे, वो एक तरीके से इसी का देन है कि भाई लोग जो है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, पॉलिटिकल कंडीशन खराब थी, भूखमरी थी, एपिडेमिक था, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि अब लड़ना पड़ेगा। जब होता है ना कि एक तरीके से अब भाई हो गया, बस बहुत हो गया, अब तो नहीं मानेंगे।
एडिशनली अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और एक नए तरीके का स्ट्रगल जो है वो अडॉप्ट किया गया इस पीरियड में, और इवोल्यूशन ऑफ मूवमेंट हुआ, और इवेंचुअली अ सक्सेस इन अचीविंग द इंडिपेंडेंस। इसी तरीके से हमने धीरे धीरे कर कर अपनी इंडिपेंडेंस को पाया। ठीक है, तो देख रहे हो कि मूवमेंट कैसे शुरुआत होता है। मूवमेंट के बारे में तो अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये सब है कि इसीलिए मूवमेंट इतना तेज हुआ, नहीं तो मूवमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसीलिए मूवमेंट जो है उतने अच्छे तरीके से, उतने बड़े लेवल पर एक तरीके से आया। तो हमने आज देखा क्या, मूवमेंट। अब हम लोग शुरू करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगले अगले पार्ट में। इसका मतलब क्या कि हमने आज हमने ये देखा कि किस तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्थिति घटी और हम लोग जो है मूवमेंट की ओर शिफ्ट हुए, कि क्यों हम लोग 1915 के बाद या 1917 या 1919 में हम लोगों ने शुरू करी अपने मूवमेंट। देख रहे हो, तो इसका मेजर वजह क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो बेसिक रीजन है, उसमें 3 रीजन हमने बताया, फेमाइन की वजह से, फोर्स जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। तो ये सब 3 वजह थे जिनकी वजह से जो है वो हमारे देश में नेशनलिज्म की भावना उगी। ठीक है, और उठी और एक तरीके से मूवमेंट में तब्दील हुआ। अब मूवमेंट में तब्दील मतलब मूवमेंट में वो भावना चेंज हुआ, और लोग जो है, लोगों का भीड़ या लोगों का जो हुजूम है वो एक तरीके से मूवमेंट में साथ आया। किसके, गांधी जी और कांग्रेस के साथ आया, जिसके वजह से हमने आजादी पाई। तो ये वाला था बेसिक, कि शुरुआत में अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता नहीं अपने देश के बारे में तो आप सिर्फ मूवमेंट मूवमेंट पढ़ा तो क्या फायदा। तो ये बेसिक चीजें, यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको देखकर चलना है। एक क्वेश्चन है भाई, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, अभी हमने यही देखा पूरे आज वाले स्लाइड में, कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में वॉर का इम्पैक्ट क्या रहा। क्या इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस टैक्सेस, ये काम नहीं हुआ था ना, मतलब डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बढ़ा था लेकिन टैक्स को रिड्यूस नहीं किया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। दूसरा देखो, डिक्रीज डिक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड रेज, नहीं, दोनों इंक्रीज हुआ था, है कि नहीं। मतलब कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाया गया था और एक तरीके से क्या किया गया था, तो यहाँ इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड रेज टैक्स, तो हमारा ये आंसर राइट है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका देख रहे हो कि देयरफॉर द करेक्ट इंपैक्ट ऑफ द वॉर ऑन द इंडियन इकोनॉमी वाज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड रेज इन द टैक्सेस। टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिया गया था और डिफेंस एक्सपेंडिचर एक तरीके से बढ़ा दिया गया था। तो एक तरीके से हमें क्या समझ में आया भाई, आज हमें ये समझ में आया कि हमने किस तरीके से नेशनलिज्म का भावना जो है वो एक तरीके से यूरोप से लिया और उसको हमने हिस्टोरिकली कैसे अपनाया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से सिचुएशन बनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स जानना। अगर बेसिक्स आप नहीं इसको कवर करोगे तो सिर्फ आप मूवमेंट पढ़ते रह जाओगे, कभी भी आप लॉन्ग टर्म का आंसर जो है या लॉन्ग आंसर जो है वो एक तरीके से लिखना आपके लिए उतना संभव नहीं होगा। ठीक है, आप बार बार एक ही बात को लिखोगे जिसकी वजह से आपका नंबर कम आता है। ठीक है, आता तो आपको सब कुछ है, लेकिन ये बेसिक था आज वाले में। कल से हम लोग जो होगा वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, कि मूवमेंट हमने ये देख लिया कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, उसके पीछे वजह क्या था। तो वजह जानने के बाद एक्चुअल में मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।